नमस्कार। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से आय और रोजगार को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो दो अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो हम मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करते हैं उसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हम कभी भी अगर किसी थ्योरी को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके पीछे मॉडल्स होते हैं। वो मॉडल ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग वैल्यूज़ को समझा जा सकता है, तो हम उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सबसे पहले मान लीजिए कि अगर मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, अगर मैं इन सभी वेरिएबल्स को बदलती रहूं तो रिजल्ट्स को समझना बहुत मुश्किल है। पर मान लीजिए कि मैंने इन सब वेरिएबल्स को वही रखा और सिर्फ एक्स को बदला और उसका इम्पैक्ट देखा, तो उसको समझना ज़्यादा आसान है। तो जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं कि हम बाकी सारे वेरिएबल्स को स्थिर रखें और एक वेरिएबल या एक चर को बदलने की कोशिश करें। उसको हम अजम्पशन ऑफ सेट्रिस पेरिबस भी कहते हैं। अब जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो इसमें हम डिमांड को दो तरीके से समझते हैं। एक होता है एक्स पोस्ट और एक होता है एक्स आंते। एक्स आंते का मतलब ये है कि हमने कितना प्लान किया है और एक्सपोज का मतलब है कि वास्तविकता में कितना हुआ है। तो मान लीजिए कि एक साल में इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था में कितना वैल्यू जनरेट हुआ है वो एक्सपोज्ड है। पर जब मैंने बोला कि हम मानते हैं कि हम इकोनॉमी में ये बदलाव करेंगे, ये चेंजेस लाएंगे, तो हम उस पर प्लान कर रहे हैं, हम उस पर योजना बना रहे हैं। और वो क्या हुआ, वो एक एक्स आंते आपका एग्रीगेट डिमांड है कि हम मानते हैं ऐसा कि मान लीजिए कि कोई वेकेशन है, छुट्टियों का टाइम है या कोई त्यौहार का सीज़न है, तो हमारी बिक्री एकदम से बढ़ेगी। तो हमने क्या किया, खूब सारा स्टॉक और इन्वेंट्री करके रख लिया। स्टॉक और इन्वेंट्री ये होता है जो आपके पास रहता है जब तक आपका माल बिका नहीं है। तो आप ये मान के चलते हैं कि अच्छा, इस छुट्टी के सीज़न में मेरी 10,000 सेल होगी, तो आप 15,000 यूनिट्स रख रहे हैं अपने स्टॉक में। तो ये प्लांट है। अब ये प्लांट कभी तो प्रेसिपिटेट हो सकता है। मान लीजिए कि आप 10,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपकी 12,000 सेल हो गई, तो आपका इन्वेंट्री बहुत हद तक मेंटेन हो गया। पर हो सकता है किसी समय पे 10,000 आपने एक्सपेक्ट किया और 1,000 का ही सेल हो, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका प्लानिंग थोड़ा सा गड़बड़ जाता है। तो यहाँ पर हम एक्सपोज्ड और एक्स आंते दो चीज़ों को समझते हैं, एक जो कि प्लान्ड है और एक जो कि हम वास्तविकता में करते हैं। अब मान लीजिए कि आपका कंजम्पशन या जो चीज़ आप काम में ले रहे हैं उसमें किस तरीके से परिवर्तन देखा गया है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लेते हैं आज कि मेरी आय कुछ भी नहीं है, मेरी आय ज़ीरो हो गई है, शून्य हो गई है। मेरी आय शून्य होने के बाद भी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो तो रहेंगी। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते किसी भी पॉइंट पे कि आय ज़ीरो होने की वजह से मेरा कंजम्पशन भी ज़ीरो हो जाएगा। कंजम्पशन उस समय पे भी ज़ीरो नहीं होगा। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन तो आप करेंगे ही, ज़्यादा कुछ नहीं तो आप अपने खाने पे तो खर्च करेंगे ही। तो ये हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अब इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होता है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन पूर्ण रूप से आपकी आय पे निर्धारित होता है। अगर आपकी आय बढ़ती है तो आप हो सकता है अपना कंजम्पशन बढ़ा लें आय के अनुपात में, या हो सकता है उसके आय बढ़ने के बाद भी मेरी ज़रूरतें उतनी ही हैं तो मेरा कंजम्पशन ना बढ़े और वो कंजम्पशन की जगह वो सेविंग्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये कहता है कि एक यूनिट बदलाव करने से सेविंग में एक यूनिट सेविंग में जो बदलाव होता है वो कितने यूनिट इनकम के प्रोपोर्शन में होता है या चेंज इन इनकम के द्वारा होता है। और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो कुल मिला के हमेशा ही एक रहेगी। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा और दूसरा कम होगा तो पहला बढ़ेगा। तो अगर मैं कंज्यूम नहीं कर रही हूँ तो मैं सेविंग में डाल रही हूँ, अगर मैं सेविंग कर रही हूँ तो मैं कंज्यूम नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर या तो अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप सेविंग नहीं कर रहे हैं, और अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। दो ही चीज़ हो सकती है। तो
इसका मतलब ये हुआ कि या तो आय बढ़ने के बाद मैंने अपना कंजम्पशन बढ़ा लिया आय के अनुपात में, या मेरा कंजम्पशन उतना ही रहा और मेरा सेविंग स्ट्रक्चर बढ़ गया। तो यहाँ पर जब भी हम सेविंग्स और कंजम्पशंस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, और चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम जो है वो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। अगर मान लीजिए कि मेरा एक कर्व है C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y, यहाँ पे 100 तो क्या हो गया, ऑटोनमस इनकम है, जो ऑटोनमस कंजम्पशन है, जो होगा ही होगा चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। और ये जो 0.8 है ये मल्टीप्लायर है, मतलब मान लो कि मेरे पास 100 रुपया इनकम बढ़ता है तो मैंने 80 रुपया कंजम्पशन बढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस इनकम के अनुपात में मैंने 80 रुपया कंजम्पशन बढ़ाया। या जब मेरी आय जो है वो 100 से बढ़ती है तो मेरा उपभोग जो है वो 80 से बढ़ जाता है। तो ये आपका मल्टीप्लायर फंक्शन है जो हम आगे चल के और गहराई में समझेंगे। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्लास ही ले रही हूँ, अब चाहे मेरे पास एक स्टूडेंट आए, एक भी नहीं आए, या 10,000 स्टूडेंट्स आए, मुझे एक माइक और एक कैमरा तो चाहिए ही। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट हो गया। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है, वो आपके मार्केट रेट से या मार्केट डिसीजन से पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है, उससे प्रभावित नहीं है, और इसको हम आई बार की तरह लिखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके की फिजिकल कैपिटल, चाहे वो मशीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, रोड बनाने का कार्य हो सकता है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को आगे में बढ़ाने में मदद करती है, और साथ में जो आपकी इन्वेंट्री है उसमें बदलाव करने में मदद करती है, वो आपके फाइनल गुड्स का हिस्सा होता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो पूर्ण रूप से आपके मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, या ब्याज की क्या दर है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर ब्याज की दर आपके लिमिट में है तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर ज़्यादा है तो आप इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। इसी तरीके से जब हम इनकम को समझते हैं तो एक 2 फैक्टर मॉडल की तरह हम समझते हैं। मान लो कि एक अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसमें कोई भी सरकार नहीं है, तो जो एग्रीगेट आपका डिमांड होगा, जो डिमांड मार्केट में ड्रिवन है, वो किसके द्वारा है, वो कितना प्लांट कंजम्पशन है और कितना प्लांट इन्वेस्टमेंट है उसके द्वारा ड्रिवन है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं एक्स आंते कंजम्पशन और एक्स आंते इन्वेस्टमेंट के द्वारा वो एग्रीगेट डिमांड जो है वो आप बता सकते हैं। और ये दोनों ही जो है वो ऑटोनमस यूनिट्स हैं जो आप देखते हैं। इसमें मान लीजिए जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन लेवल सब्सिस्टेंस है जो बने रहते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट लेवल्स हैं वो पीरियोडिकली बदल सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे आज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, मैंने आज किया, पर हो सकता है अगले महीने मैं ना करूं। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो पीरियोडिकली बदलते रहते हैं, पर जो कंजम्पशन लेवल है, जो मिनिमम सब्सिस्टेंस कंजम्पशन लेवल है जो एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए चाहिए, वो वही रहेंगे, वो बहुत जल्दी नहीं बदलते हैं। तो इसमें हम बोलते हैं कि स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है या इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से अपना स्टॉक बना के रखते हैं। जैसा कि हमने बोला, अगर वेकेशन सीजन है तो आप अपना स्टॉक बना के रखेंगे, फिर उस स्टॉक में या तो एडिशन हो सकता है या डिलीशन हो सकता है, पर उसमें 2 कैटेगरीज हम समझ सकते हैं। एक तो वेरिएबल टैक्स प्रोपोर्शन कितना है, और एक सरकार का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे हो रहा है वो कैसे इसको प्रभावित करता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम 2 तरीके से करते हैं, एक शॉर्ट रन में होता है और एक लॉन्ग रन में होता है। शॉर्ट रन में हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट रन में अगर हम नॉर्मल माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे देखें तो हम डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन पे प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं, पर जब हम एग्रीगेट लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे समझते हैं तो हम एग्रीगेट प्राइस को समझते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्राइस बदलती रहे या प्राइस फिक्स्ड रहे। अगर प्राइस फिक्स्ड है तो हम कह सकते हैं कि जो ऑटोनमस कंजम्पशन है और जो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, और उसके द्वारा आप एक ऑटोनमस लेवल जनरेट करेंगे जो कि आपका मिनिमम लेवल है, जो आपका स्पेंडिंग लेवल होता है। अब हम
प्राइस को फिक्स क्यों मानते हैं? प्राइस को हम इसलिए फिक्स मानते हैं क्योंकि हम हमेशा ऐसा मानते हैं कि इकोनॉमी में कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो पूर्ण तरीके से काम में नहीं आए हैं। जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो हम इस पे नहीं लगा सकते। तो जितने भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बिना किसी मार्जिनल कॉस्ट के बढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये समझ रहे हैं कि चाहे हमारी क्वांटिटी परिवर्तित हो रही है तो भी हमारा जो प्राइस लेवल है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम यही कहता है कि आपका एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है जो है और एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो देखा गया है। और जो ये मिनिमम लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन आपका देखा गया है, इसके द्वारा आप ओजे लेवल निकालते हैं जो कि आपका उन दोनों का एक समावित रूप है, जिसमें आप डिमांड और सप्लाई साइड दोनों को समझते हैं और आप ये बताते हैं कि आप प्राइस को क्यों फिक्स रखना चाहते हैं। क्योंकि आप अगर जीडीपी को एग्रीगेट लेवल पे समझ रहे हैं तो आप प्राइस को फिक्स रखेंगे और आप इसमें ये समझते हैं कि जो कंजम्पशन स्लोप जा रहा है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो बिल्कुल उसके पैरेलल में चलेगी, क्योंकि आपने कंजम्पशन कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व को साथ में लिया है। तो कंजम्पशन कर्व के बिल्कुल पैरेलल आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व चलेगा और इसमें जो भी जीडीपी का लेवल होगा उसमें प्राइस जो है उसका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होगा। तो आप किस तरीके से एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं वो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हम बोलते हैं कि ऑटोनमस चेंजेस किस तरीके से होते हैं डिमांड में और इनकम आउटपुट में। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरा पहला इक्वेशन है C = 40 + 0.8y और इन्वेस्टमेंट जो है 100 है। अब जब मैं C और I को जोड़ के y कैलकुलेट करती हूँ तो मान लीजिए वो मेरा 250 आता है। इसी तरीके से अगर मैं इसी को कैलकुलेट करती हूँ जब मेरा इन्वेस्टमेंट 20 हो जाता है तो ये जो y है ये बदल के 300 हो जाता है। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से आपका एग्रीगेट चेंज जो देखा गया है, अगर इन्वेस्टमेंट बदलता है तो आपका इनकम में बदलाव देखा गया है, या इनकम जो है आपकी जैसे जैसे परिवर्तित होती है वैसे वैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन करते हैं। पर ये जो प्रपोर्शन इंक्रीज है ये यूनिफॉर्म है हर यूनिट के साथ। तो मान लीजिए पहले केस में जब आपका ये कर्व था तो ये E1 Y1 पे था और जब इन्वेस्टमेंट इसमें जुड़ा तो ये E1 F1 हो गया। तो अगर मैं Y1F माइनस OY1 करूँ, OY1 और EY1 बराबर हैं, तो यहाँ पर E1F जो है वो आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट आया। ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट दूसरे चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा जब आपका परिवर्तन देखा गया है, नया इक्विलिब्रियम पे आप शिफ्ट किए हैं। तो शुरुआती तौर पे जो इंक्रीमेंट देखा गया है वो धीरे धीरे उसी तरीके से आगे बढ़ता है। इसी तरीके से हम मल्टीप्लायर मैकेनिज्म समझते हैं। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म का मतलब ये है कि C = 40 + 0.8y। तो पहले केस में आपकी ऑटोनमस इंक्रीमेंट जो था वो इन्वेस्टमेंट में 100 था, दूसरे केस में 0.8 × 100 हुआ, तीसरे केस में 0.8² × 10 हुआ, फिर केस में 0.8³ × 10 हुआ। अगर इन सबको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप 10 को कॉमन ले सकते हैं, फिर 1 + 0.8 + 0.8² एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं, जिस सबकी वैल्यू नगण्य होके 1 के बराबर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 10 × 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8, तो ये आपका 50 के बराबर आता है। तो ये आपका बताता है कि किस तरीके से आपकी ऑटोनमस एक्सपेंडिचर अगर 10 यूनिट बढ़ा है तो उसके साथ साथ आपका इक्विलिब्रियम इनकम जो है 50 यूनिट बढ़ेगा। अब इक्विलिब्रियम को हम कैसे समझते हैं? इक्विलिब्रियम को समझते हैं हम इस तरीके से हैं कि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट भी है तो भी सबका इनकम लेवल वही रहेगा, इनकम लेवल में परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्विलिब्रियम आउटपुट आपका एग्रीगेट डिमांड से या आपका टोटल रोजगार या फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है तो आपकी डिमांड जो है वो पूर्ण नहीं होगी और डेफिशिएंट डिमांड देखी गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि लंबे अरसे में
प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर हम कहें कि आपका इक्विलिब्रियम जो है वो आपके फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेट हुई है और लंबे अरसे में हम देखेंगे तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे प्राइस बढ़ने लगेंगी। तो ये एक मल्टीप्लायर मैकेनिज्म होता है। अब इन सब के चलते अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात की गई थी, जिसको पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहा गया। ग्रेट रिसेशन के समय ऐसा देखा गया कि कुछ ही अंतराल में जो लोगों की सेविंग्स थी वो 2.9% से बढ़ के 5% हो गई। जबकि ऐसा माना जाता है कि रिसेशन का समय है, व्यक्ति के आय में कटौती हो रही है, पर वो अपना एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कंजम्पशन तो बना के रखेगा, तो उसकी सेविंग्स कायदे से तो कम होनी चाहिए, पर इस समय में एग्रीगेट सेविंग्स बढ़ी हुई पाई गई। ऐसा क्यों होता है और इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, तो ये समझना बहुत यहाँ पर ध्यान से ज़रूरी है। तो अब आप ये समझिए कि 3 जन हैं, आप हैं, बैंक है और मार्केट है। तो आपके और बैंक के बीच में क्या हुआ, अगर आपने पैसा सर्कुलेशन में नहीं डाला, मार्केट में नहीं डाला, तो आप उसकी सेविंग करेंगे। अब वो जो पैसा आप सेव कर रहे हैं वो बैंक में पड़ा हुआ है, वो एक तरीके से डेड मनी है, क्योंकि बैंक ना उस पर ब्याज दे पा रहा है, ना वो मार्केट में सर्कुलेशन में जा रहा है। पर दूसरी तरफ मान लीजिए कि अगर वही पैसा आपने मार्केट में डाला होता, तो मार्केट में 4 लोग उसको और काम में लेते और आपका जो खर्च किया हुआ पैसा है वो किसी और की इनकम बनता, उस व्यक्ति की इनकम जो बनती उससे वो खर्च करता और उसके खर्च करने से किसी और की आय बनती। तो एक सर्कुलेशन का पैटर्न इकोनॉमी में रहता। क्योंकि आपने रिसेशन के समय अपनी सेविंग्स बढ़ा दी, तो क्या होगा, जो मार्केट में पैसा जाना चाहिए था वो नहीं गया, और वो मार्केट में पैसा क्योंकि नहीं गया उसने इकोनॉमी को और ख़राब कर दिया। अब इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए हैं। ऐसा माना गया है कि छोटे अंतराल में ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है, पर लंबे अंतराल में ये अर्थव्यवस्था को अच्छा कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति पैसा सेव कर रहा है, वो किसी समय पे उसको इन्वेस्ट करेगा, और जब वो इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेसेस ग्रो होंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ज़्यादा लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट्स मिलेगा और इकोनॉमी की व्यवस्था और सुधर सकती है। एक और रिसर्च ऐसा कहती है कि जो व्यक्ति 25 से 30 वर्ष के अंतराल के एज में थे, जब रिसेशन आया तो उन्होंने अपना रहना जो है अपने पेरेंट्स के साथ शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि वो अपनी कॉस्ट कट्स कर सकते थे। अब कॉस्ट कटिंग अगर की जाती है तो उसका इकोनॉमी पे बहुत सीधा सीधा इफेक्ट होता है। मान लीजिए कि मुझे एक नया कुकिंग रेंज खरीदना है, उसके लिए मैं पैसा जमा कर रही हूँ। अब क्योंकि मैं अभी तक रोज़ बाहर खाना खाने जाती थी, मैं वहाँ के स्टाफ को, वहाँ के लोगों को पैसा देती थी, क्योंकि उनको पैसा मिलता था, वो पैसा जाके वो मार्केट में खर्च करते थे। तो यहाँ पर मेरा जो खर्च हुआ पैसा है वो उसकी आय बना, और जो उसका खर्च किया हुआ पैसा है वो तीसरे की आय बना। तो ये एक निरंतर सर्कुलेशन जो है वो इकोनॉमी में रहता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं अपनी स्पेंडिंग आज इस मोमेंट पे कम कर रही हूँ और अपनी सेविंग्स को बढ़ा रही हूँ, तो इसका सीधा प्रभाव ये है कि जो एग्रीगेट सेविंग हो रही है वो कम होगी, क्योंकि एक की स्पेंडिंग जो है वो दूसरे की इनकम को बढ़ाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि अगर हर व्यक्ति इंडिविजुअली सेव करेगा तो भी अर्थव्यवस्था की जो एग्रीगेट सेविंग्स हैं वो कम होती जाएंगी, और इस तरीके से हम इस पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यूजुअली ऐसा कहा गया है कि रिसेशन का जब पीरियड आता है और व्यक्ति ज़्यादा सेव करने की कोशिश करता है, तो जो रिकवरी का प्रोसेस है वो उतना ही मुश्किल और उतना ही डाउन टर्न पे चला जाता है, अगर पैसा सर्कुलेशन में नहीं रहता है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था जो हमने आज डिस्कस किया। आगे हम अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के और भी महत्वपूर्ण अध्याय लेके आएंगे। आप जुड़े रहिए चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।